गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है मीडिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो हम डिस्कस करेंगे कि मीडिया का चुनाव हम किस तरीके से करेंगे, मीडिया के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए जो हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। तो मीडिया हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विज्ञापन हमारा या हमारी जो एडवर्टाइजिंग कॉपी या मैसेज कितना भी अफेक्टिव क्यों ना हो, अगर उसे प्रेजेंट करने के लिए जो मीडिया हम सेलेक्ट करते हैं अगर वो ही अफेक्टिव नहीं है या वहाँ पर उसको जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, तो हमारी जो भी हमारी प्लानिंग होगी एडवर्टाइजिंग की या जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे वो उतने अफेक्टिवली हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि हम मीडिया का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे और प्रॉपर मीडिया को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी शेड्यूलिंग हम कैसे फ़िक्स करेंगे, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाना है। तो उसके लिए डेफिनेटली अ प्रॉपर मीडिया और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया मस्ट बी देयर। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मीडिया चूज़ करें या उसी का इस्तेमाल करें, आप एक से ज़्यादा मीडिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोपोर्शनेटली दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैसेज को अफेक्टिवली कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और तीसरा फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसका शेड्यूलिंग कैसे फ़िक्स करेंगे, यानी कि मीडिया पर हमारा एडवर्टाइजिंग या जो भी एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं उनका टाइमिंग क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने मीडिया की कॉस्ट भी चेक करनी है, हमने उसकी इमेज भी देखनी है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी अफेक्टिवनेस क्या है, वो कस्टमर के साथ कितना जुड़ा हुआ है, वो कितने बड़े या लार्ज ग्रुप को एड्रेस कर पाता है या नहीं। तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉपर मीडिया। ओके, अभी हम एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लेने वाले हैं। एक मैं आपको सजेशन और देना चाहूँगी, जब भी आप कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन आप ऐसी लें जो बहुत ही सिंपल बट कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हों, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एक बहुत ही हार्ड एंड बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन अगर चूज़ कर लेंगे तो वो उसमें ही आप उलझ कर रह जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चूज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट वेरियस डेफिनेशंस जो भी आपको पसंद आए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ वेरी क्लीन सिंपल डेफिनेशन विट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। मीडिया प्लानिंग की हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के दो मेन पार्ट्स हैं, मीडिया प्लानिंग और मीडिया शेड्यूलिंग। तो मीडिया प्लानिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या है? तो डेफिनेटली प्लानिंग मीन्स इज़ टू डिसाइड इन एडवांस, राइट। तो मीडिया प्लानिंग में आप एक इट्स ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, यू डिसाइड हाउ टू यूज़ टाइम एंड स्पेस ऑफ मीडिया। मतलब आप ये देखेंगे कि मीडिया का कौन सा समय आपको चाहिए, कौन सा स्पेस आपको चाहिए। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम का मतलब अगर मैं टीवी पर अपना एडवर्टाइजमेंट देने वाली हूँ तो वह मुझे टाइम की वैल्यू के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कॉस्ट देनी होगी। और अगर आप न्यूज़पेपर यानी प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं देन यू विल हैव टू पे द एडवर्टाइजिंग चार्जेस अकॉर्डिंग टू द स्पेस यू आर गोइंग टू ऑक्यूपाई, राइट। तो जो भी स्पेस आप लेंगे या जो टाइम आप लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ये देखना है कि आप किस तरीके का मीडिया सेलेक्ट करने वाले हो। तो एक बार फिर से मैं आ रही हूँ डेफिनेशन पे। मीडिया प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू यूज़ टाइम। अभी ये आपके हाथ में है कि आप मीडिया कौन सा ले रहे हो, राइट। मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मार्केट में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मार्केट में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, राइट। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। इट इज़ अप टू यू, वट एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर अदर एक्टिविटीज़, राइट। सो यू विल डिसाइड हाउ टू यूज़ टाइम एंड स्पेस ऑफ मीडिया। जो मीडिया आप सेलेक्ट करने वाले हो उसका टाइम या स्पेस कैसे आप
इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. सो इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड. तो अभी आप यहाँ देखोगे कि देयर आर 5 W's. 5 W's मीन्स होम. आपको किसको टारगेट करना है, कौन सा आपका कस्टमर है. यहाँ पर कस्टमर का मतलब उसकी आयु से, उसकी एज से है, उसके लाइफस्टाइल से है, उसकी एजुकेशन से है, वो किस लोकेशन पे रहता है उससे है. वेयर, तो अभी हमारा लोकेशन का सीन यहाँ पे आ गया. जोग्राफिकल लोकेशन, आपने कहाँ के कस्टमर को, आपका लोकल एरिया का कस्टमर है या आपका इंटरनेशनल लेवल का कस्टमर है. जैसा कस्टमर होगा यानी जैसी उसकी लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली मीडिया का चूज़ करना होगा आपको. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट. क्या मैसेज करना है आपको, आप क्या मैसेज करना चाहते हो. अगर आप मैसेज ऐसा करना चाहते हो जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, देन यू विल हैव टू चूज़ टीवी और इंटरनेट. इस तरीके की मीडिया का इस्तेमाल करेंगे. अगर आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी है तो आप प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. विच कौन से मीडिया का अब आप सेलेक्ट करेंगे. एक मीडिया लोगे या एक से ज़्यादा का चुनाव करना है आपको, मतलब मीडिया का कॉम्बिनेशन बनाना है. एंड व्हेन, यहाँ पर शेड्यूलिंग की बात आ गई. कब हम अपना मैसेज देने वाले हैं, यानी मीडिया हमारा एडवर्टाइजिंग कब रिलीज़ करेगा और कस्टमर तक पहुँच जाएगा. तो दीज आर द 5 W's और इनके आंसर आपको क्लियर होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग या कंसिडरेशन इन मीडिया प्लानिंग. मतलब क्या है इसका, कि मीडिया को जब आप प्लान करोगे या मीडिया के बारे में जब कुछ डिसीजन लोगे या सोचेंगे, देन व्हाट आर द मेन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन योर माइंड, राइट. सो बहुत सारी बातें हैं मीडिया का चूज़ करने में. मीडिया कौन सा लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं देखूंगी कि हम प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, हम किस चीज़ को बेचना चाहते हैं. अभी प्रोडक्ट रूटीन का है, प्रोडक्ट फैशन से रिलेटेड है, प्रोडक्ट लेडीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्ट बच्चों से रिलेटेड है, प्रोडक्ट कंज्यूमर से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से रिलेटेड है या फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर से रिलेटेड है. तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू सेल, तो मीडिया का सिलेक्शन भी अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से होगा. प्रोडक्ट किस टाइप का है, अगर मान लीजिए कुछ फैशन की प्रोडक्ट है तो आप ऐसे ही मैगजीन्स का चुनाव करेंगे जहां पर आपको वो प्रोडक्ट दिखाने का आराम से अच्छे से मौका मिले. या फिर ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें वीक में एक कॉलम आता है जो सिर्फ फैशन को या फैशन के प्रोडक्ट्स को लेकर है, राइट. तो आप, या फिर टीवी पे भी आजकल आप देखोगे कि कई चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ फैशनेबल प्रोडक्ट्स की एड्स करते हैं या उनको दिखाते हैं. तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि प्रोडक्ट जैसा होगा ऑब्वियसली आपको ये भी देखना होगा, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मीडिया को चुनना होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कस्टमर. अब यहाँ पर नेचर का मतलब है कस्टमर कौन है. कस्टमर क्यों कौन है का मतलब कस्टमर की एज क्या है, क्योंकि अब बच्चों के लिए आप ऐड बना रहे हो तो आपको वो भी देखना है ध्यान से कि बच्चों के लिए ऐड बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो ऐसे मीडिया पे आनी चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हों, राइट. अगर आपको एडल्ट के लिए कोई ऐड बनानी है तो ऑब्वियसली फिर आप देखेंगे कि मीडिया वो होना चाहिए जिसमें एडल्ट जुड़े हो. मान लीजिए न्यूज़पेपर, अब बड़े लोग हमारे घरों में क्या करते हैं, ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शायद बच्चे न्यूज़पेपर उतना नहीं पढ़ते. बच्चे आजकल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. तो अगर हमें किड्स को या यंगस्टर्स जो हैं उनको अगर कोई बात समझानी है दैन हम इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, हम यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है. फिर लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं. तो हमारा कस्टमर का एजुकेशन का क्या लेवल है, क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या वो अनपढ़ है, क्या वो ग्रेजुएट है, क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो हाउस, जैसे मान लीजिए अगर लेडीज़ की मैं बात करूँ तो क्या वो हाउस वाइफ है. तो यहाँ पर एजुकेशन का भी हो गया और उसके अलावा वो काम क्या करता है. अगर प्रोफेशनल उसकी मैं बात करूँ कि उसका प्रोफेशन क्या है, उस लेवल पे भी आप चेक कर सकते हो. तो ऑब्वियसली जिस तरीके का कस्टमर का या जिस तरीके का जो ऑडियंस है हमारा, उसका एजुकेशन का लेवल होगा. मान लीजिए अब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है तो आप उसको प्रिंट मीडिया में आप कितना भी मर्जी बताओगे, लेकिन वो तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी ना. आप उसको क्या दिखा सकते हो, आप टीवी में दिखा सकते हो ना उसको अच्छे से, आप रेडियो में बता सकते हो, आप इंटरनेट पे बता सकते हो. लेकिन अगर आप प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हो लेकिन हमारा ऑडियंस पढ़ा लिखा नहीं है, देन फिर क्या करोगे आप, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और आपके सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे. नाउ नंबर ऑफ़ कस्टमर की बात करते हैं. तो कस्टमर अगर बहुत ज़्यादा हैं तो मीडिया ऐसा चूज़ करना है जहाँ पर कॉस्ट कम हो. और अगर कस्टमर बिल्कुल लिमिटेड है,
बिल्कुल लिमिटेड कस्टमर हमेशा कहाँ होते हैं, या तो इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कॉस्टली वाला है, तो इसके लिए उसके कस्टमर लिमिटेड होंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे के लिए तो आप पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं कस्टमर के साथ, या आप ऐसे मीडिया का चूज़ कर सकते हैं जो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करे। ओके और अगर ज़्यादा कस्टमर हैं, मान लीजिए रूटीन की कोई आइटम है, तो ऑब्वियसली आपको लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर को एड्रेस करना है। देन यू कैन चूज़ प्रिंट मीडिया और यू कैन चूज़ इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, कोई भी जो आपको सूट करे, बट आपको कॉस्ट ज़रूर ध्यान रखनी होगी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस किस एरिया में जाता है या कहाँ कहाँ बिक सकता है। लोकल एरिया है तो लोकल न्यूज़पेपर पे से भी काम चल जाएगा, और या लोकल टीवी चैनल से काम चल जाएगा। नेशनल लेवल का है तो आपको ऐसा प्रिंट मीडिया लेना है, या ऐसा चैनल लेना है, या फिर ऐसा मीडिया का टाइप सेलेक्ट करना है जो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर नेशन में वो पॉपुलर होना चाहिए। ठीक है। और अगर इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, यानी कि आपका मार्केट अगर इंटरनेशनल भी है, देन आपको इंटरनेशनल लेवल का मीडिया सेलेक्ट करना होगा जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट से, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर से हमें कंपटीशन फेस करने में भी हमारी मदद करे। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो इस पॉइंट को हमें सबसे पहले रखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव के तो आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा वैसा ही आपको सिलेक्शन करना होगा मीडिया का। अब मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम अभी नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं और अब हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है कस्टमर को, तो हम उस तरीके का मीडिया लेंगे जो हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अगर हमारा मार्केट ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, हम बहुत पुराने जो है मैन्युफैक्चरर हैं, तो अब हम अगर सिर्फ सेल में इंक्रीज़ करना चाहते हैं, दैन हमारा जो मीडिया होगा या मीडिया का जो सिलेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि पुरानी ऑब्वियसली हम ऑलरेडी मार्केट में हैं, हम ऑलरेडी कंपटीशन में हैं। अब हमारा मकसद कंपटीशन को फेस करना है। पहले वाला प्रोडक्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो कंपटीशन में तो अब आप थे ही नहीं, अभी तो आपने एंट्री किया था। कंपटीशन तो एक कहते हैं ना बराबर वालों में होता है, तो अभी तो आप बराबरी पे आए नहीं ना, तभी तक तो आपको बराबरी पे आना है। तो मीडिया उस तरीके का आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ मैसेज। अभी मैसेज क्या देना है। मान लीजिए आपको कोई रैशनल अपील करनी है, मान लीजिए आपको कोई इमोशनल अपील करनी है। अच्छा, इमोशनल अपील के लिए तो आपको रेडियो या टेलीविज़न बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको ऑडियो करना है या ऑडियो विजुअल करना है, देन आप टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज देना है, देन यू कैन यूज़ प्रिंट मीडिया, राइट। मैगजीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ साइज़ ऑफ एड बजट। अभी आपकी जेब में पैसे कितने हैं, सारी कहानी आपके पैसों पे टिकी हुई है। अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, आपका बड़ा कॉरपोरेट है, बड़ा बिग हाउसेस हैं आपके पास, बिग इंडस्ट्री है आपकी, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। आप मीडिया पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हो। तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, आपको आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, देन यू कैन चूज़ द मीडिया, द बेस्ट मीडिया आप चूज़ कर सकते हो, बेशक महंगा भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि पैसों की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, राइट। और उसके अलावा मीडिया यूज्ड बाय कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर कौन है हमारा और वो किस तरीके का मीडिया चूज़ कर रहा है। अगर हम भी उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर हम किस तरीके का मीडिया जो है वो चूज़ कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात फैक्टर्स की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ व्हाट आर द मेन स्टेप्स, सॉरी एक हमारा पॉइंट और रह गया, दैट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। मीडिया आप वही चूज़ करोगे जिसकी लैंग्वेज हमारे कस्टमर को समझ में आए, राइट। हमारा टारगेट कस्टमर किस लैंग्वेज को समझता है, तो मीडिया भी ऑब्वियसली ऐसे माध्यम का हम चुनाव करेंगे जिसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गए क्या चीज़, मीडिया प्लानिंग में जो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब अगर आप कोई भी मीडिया चूज़ करने जा रहे हैं, देन यू विल हैव टू कीप दीज फैक्टर्स इन योर माइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग।
स्टेप्स इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पे ले जाना चाहूँगी, क्योंकि इस वीडियो में हम फिर बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया प्लानिंग की फैक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ऑब्वियसली मीडिया प्लानिंग हम करते क्यों हैं, क्या रीज़न है? बिल्कुल रीज़न बहुत सॉलिड है कि कोई भी आप काम करने से पहले अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो सक्सेस रेट जो है वो आपका डाउन चला जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि बाय चांस या कोइंसिडेंस हो जाए कि आपको सक्सेस मिल जाए, बट प्लानिंग का मतलब यही है कि आपकी सक्सेस को, उसके रेट को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं अपने आप को कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मीडिया प्लानिंग का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। जैसे ऑब्वियसली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हर आदमी के पास लिमिटेड होते हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो चाहे वो आम आदमी हो। वो अलग बात है कि लेवल फ़र्क हो सकता है, राइट। तो रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं हम उनका चाहेंगे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना, और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम हर काम अपना प्लानिंग से करें। तो अगर मीडिया पर भी हम खर्च करने वाले हैं, राइट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारी जेब से जो पैसा मीडिया को जा रहा है वो वर्थ है या नहीं है, राइट। हम जिस मीडिया को हम चयन करने वाले हैं, जिसका सिलेक्शन करने वाले हैं, वो हमारे बिज़नेस को, हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे बजट को सूट करता है या नहीं करता है। ठीक है। दूसरी बात आ रही है हेल्प्स इन अचीविंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली प्लानिंग आप करते हो, प्लानिंग का मतलब क्या? प्लानिंग के अंदर भी तो आप एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड, ऑब्जेक्टिव क्या अपने आप में एक प्लानिंग ही तो है। ऑब्जेक्टिव को प्लान कहेंगे ना, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ही तो बताएगा कि प्लान क्या है। प्लान एक्चुअली प्लान के अंदर एक टाइप्स होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव उसका एक टाइप है जो कि मेन टाइप है। ठीक है, तो अपना उद्देश्य पूरा करना, यही तो हमारा अपने आप में, ये भी अपने आप में एक उद्देश्य है कि उद्देश्य को पूरा करना है ना। हाउ यू विल अचीव योर ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्वियसली एक प्लानिंग करके ही आप अचीव करोगे। उसके लिए आप फर्दर देखोगे कि मेरा एडवर्टीज़मेंट की कॉपी अच्छी होनी चाहिए, मैसेज बढ़िया होना चाहिए, मीडिया बढ़िया होना चाहिए, मीडिया प्रॉपर होना चाहिए, मीडिया का सिलेक्शन हमें बड़े ध्यान से करना है ताकि हम हमारे पर्टिकुलर टारगेट को पूरा कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। ये हम क्या कर रहे हैं, मीडिया प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया की, यानी कि हमें ये देखना है कि अगर मैं टीवी पर ऐड देती हूँ तो मुझे कॉस्ट क्या लग रही है, और टीवी पे ऐड देने से मुझे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या लॉसेज हो रहे हैं। नाउ अगर हम रेडियो चूज़ करते हैं देन हमें वहाँ पे क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं, देन वी विल कंपेयर बिटवीन द टू, राइट। अभी आप पर ज़्यादातर मीडिया में हम करते क्या हैं, हम ज़्यादातर मीडिया में देखते हैं कि उनकी कवरेज क्या है, उनकी रीच किस कस्टमर तक है, कितने कस्टमर्स तक है, और उनकी कॉस्ट क्या है। अभी कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं तो वहाँ पर तो जैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से पर कॉस्ट, वो जो पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड की जाएगी। अगर मैं रेडियो की या टीवी की बात करूं तो या तो सेकंड्स के हिसाब से कॉस्ट होती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कॉस्ट जो है वो किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। और ये सिर्फ ये मत सोचना कि कॉस्ट कम है तो हमें उसी का चुनाव करना है, नहीं। आपको सिर्फ कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको ये भी देखना है कि उसकी इफेक्टिवनेस उतनी है या नहीं है जितनी हम चाहते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। अब यहाँ पर ये बात आती है कि एक मीडिया से काम चल जाएगा, नहीं। कई बार क्या होता है कि मुझे रेडियो पे भी ऐड देनी पड़ रही है, मुझे टीवी पे भी देनी पड़ रही है, मुझे इंटरनेट पे भी देनी पड़ रही है। उसका रीज़न क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव इतने बड़े हैं कि अकेला एक मीडिया उसको पूरा नहीं कर सकता। यू विल हैव टू सेलेक्ट मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया, राइट। तो ये आपको देखना है कि आप कितना परसेंट ऐड टीवी पे दे रहे हो, कितना परसेंट ऐड रेडियो पे दे रहे हो, वो आपके हाथ में है। नाउ हेल्प्स इन एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। ये हमें बताता है कि हम ऑब्वियसली अब जैसे मीडिया है, मीडिया की कॉस्ट क्या पड़ेगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा ना कि अगर मैं टीवी पे ऐड दूंगी तो मेरा इतना बजट जो है यहाँ जाएगा। तो मीडिया पर खर्च जो की जाने वाला बजट है, जो पैसा है, वो भी तो मुझे पहले से पता होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा? अगर मैं प्लान ही नहीं करूँगी, अगर मैं ये देखूँगी नहीं, मैं कंपेयर नहीं करूँगी मीडिया के बीच में, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखूँगी, देन हाउ कैन आई डिसाइड कि बजट क्या होगा। बजट ऐसे नहीं बनता ना, बजट तो बनाना पड़ता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एंश्योर्स एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ
एडवर्टाइजिंग की जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया आपने बहुत बढ़िया सेलेक्ट कर लिया, बट इफ़ यू हैव नॉट कैप्ट इन योर माइंड कि टाइमिंग क्या रहेगा। मीडिया, मान लीजिए अब टीवी आपने सेलेक्ट किया, बट टीवी पे टाइम कौन सा रहेगा? दिन में आप अपनी ऐड दिखाएंगे, शाम को दिखाएंगे, रात को दिखाएंगे, लेट नाइट दिखाएंगे, अर्ली मॉर्निंग दिखाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगा? 15 सेकंड दिखाएंगे, 20 सेकंड्स दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेलेक्ट करनी होती हैं। अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो आप एक बात नोटिस करना कि नए प्रोडक्ट की ऐड तो पूरे दिन में बहुत बार आप देखते हो। उसका रीज़न यही है कि वो आपको दिखा दिखा के आपके दिमाग में घुस जाना चाहते हैं कि देखो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, अब आप इसको इस्तेमाल करो, यूज़ करो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको देखते ही एकदम मार्केट में भाग लेंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमारे बार बार जो चीज़ आपकी आंखों के आगे आती है ना, वो आपको याद रह जाती है। लेकिन जब कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है, देन आप देखोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जा रही है। अभी आपको उसके बारे में कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोगों के घरों में आ चुकी है वो चीज़ और वो उससे अच्छे से परिचित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये हमारी और हाँ, एक लास्ट में एक प्रॉब्लम नहीं, एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट और रह गया है, दैट इज़ हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? आपको याद हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा मैनेजमेंट में, फर्स्ट जो फंक्शन होता है दैट इज़ प्लानिंग एंड द लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। प्लानिंग से स्टार्ट हुआ, कंट्रोलिंग पर ख़त्म हुआ। तो प्लानिंग की थी तभी तो कंट्रोलिंग कर पाई। प्लानिंग में क्या किया था? सब कुछ डिसाइड किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, तरीके डिसाइड किए थे, है ना, कैसे काम करेंगे। और कंट्रोलिंग में देखा कि जो डिसाइड किया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, जो मैंने काम किया है उसका रिज़ल्ट क्या आया है, और उस रिज़ल्ट से मेरे को ये पता लगना चाहिए कि मेरा एडवर्टीज़मेंट टारगेट कस्टमर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और उसका क्या असर हुआ है। अभी असर मापने के बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन हालांकि एक्यूरेसी मैं नहीं कहूँगी कि आपकी अगर सेल बढ़ रही है प्रोडक्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट से ही बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में जिसकी वजह से सेल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। सिर्फ विज्ञापन पर नहीं आप डिपेंडेंट रह सकते, लेकिन विज्ञापन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विज्ञापन अफेक्टिव कितना रहेगा ये डिपेंड करता है हमारा मीडिया कितना अफेक्टिव है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।